हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो आपका एजुकेशन 4 का है, 1833 का आज्ञा पत्र। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें 1813 को पढ़ने से पहले हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 चार्टर एक्ट पढ़ा। तो उसके बाद फिर 1813 में क्या क्या बातें कही गई उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज उसके आगे हम लोग 1833 का आज्ञा पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1813 के 20 वर्ष बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नया आज्ञा पत्र जारी किया। ठीक है, यानी 1813 के 20 वर्ष बाद क्या था, कंपनी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो क्या करती थी, पुनरावर्तन करती थी, है ना। तो 1813 के बाद जो 1833 का आज्ञा पत्र आता है, तो यानी कि ये इसने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यानी जो ब्रिटिश संसद है इसने क्या किया, नया आज्ञा पत्र जारी किया। और देखिए इस आज्ञा पत्र में क्या क्या कहा गया। ठीक है, यानी 1833 के आज्ञा पत्र में, इस आज्ञा पत्र में कंपनी का यह उत्तरदायित्व निश्चित किया गया कि वह अपने द्वारा शासित प्रदेशों में शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। यानी कि इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने यही उत्तरदायित्व निश्चित किया कि जो भी उसके द्वारा शासित प्रदेश है उसमें क्या करे, शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। इस आज्ञा पत्र शिक्षा संबंधी कुछ धाराएं इस प्रकार हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं। पहला है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया या कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। देखिए बंगाल के पहले गवर्नर यानी केवल गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, लेकिन जब उसमें गवर्नर जनरल शब्द जोड़ा जाए, गवर्नर जनरल होता है, तो वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग क्या था, गवर्नर जनरल। लेकिन अगर बंगाल का केवल गवर्नर की बात करें तो प्रथम कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया। ठीक है, देखिए जो कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1813 में पहले तो कंपनी को से एक अधिकार छीन लिया गया, मतलब सारे जो भी व्यापार करता था उसे हटा दिया गया, बस वो चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार कर रहा था। लेकिन 1833 में क्या होता है कि कंपनी से सारे अधिकार, वो भी अधिकार, व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। और ब्रिटिश सरकार का क्या क्या की ओर से क्या रह जाता है, मात्र शासन करना रह जाता है कि हमें यहाँ शासन करना। आगे देखिए क्या है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल परिषद था तो उसमें आप लोगों ने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें 4 सदस्य में से 3 सदस्य को ही रखा जाता है, एक सदस्य को यानी हटा दिया जाता है। तो जो ये प्रथम विधि आयोग जो बनता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, तो इसमें क्या होता है, जो चौथा सदस्य जो जुड़ता है वो कौन जुड़ जाता है, लॉर्ड मैकाले जुड़ जाता है। ठीक है, और एक चीज और जानकारी के लिए, अभी आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के पूर्व जब हम लोग का देश नहीं आजाद हुआ था तो उस समय कौन कौन से आयोग बनाया था अंग्रेजों ने। तो सबसे पहला आयोग जो लॉर्ड मैकाले ने ही बनाया था 1835 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सलाहकार होगा जो गवर्नर जनरल को किसी भी मामले में कानून से अवगत कराएगा। यानी जो गवर्नर जनरल जो काउंसिल है उसमें क्या होगा, एक सलाहकार होगा, कुछ भी ऐसी बातें आती है तो क्या होगा, वो उससे राय मशवरा करेगा या कानूनी रूप से उसे सलाह देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षा के लिए 1813 का आज्ञा पत्र में स्वीकृति धनराशि 1 लाख प्रति वर्ष थी। ठीक है, यह अब 10 लाख रुपया प्रति वर्ष निश्चित कर दिया गया। देखिए 1813 में क्या था, कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष निश्चित की गई थी। ठीक है, लेकिन उसका कोई ब्यौरा नहीं था। ठीक है, कंपनी का क्या कहना था 1813 में कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपयों की धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में ब्रिटिश शासित क्षेत्र में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए।
ठीक है। लेकिन इसमें ये निश्चित नहीं किया गया कि कितने पैसे कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, ठीक है। तो बस जब 1833 का आज्ञा पत्र आता है तो इसी राशि को फिर बढ़ा के क्या कर दिया जाता है, 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष निश्चित कर दिया जाता है। लेकिन 1833 में भी ये निश्चित नहीं हो पाता है कि ये 10 लाख रुपए शिक्षा में या विज्ञान साहित्य में या भारतीय विद्वानों पर या अंग्रेजी जो साहित्य है या अंग्रेजी शिक्षा पर कहाँ पर किस तरीके से कितना कितना खर्चा किया जाए, इसका कोई ब्यौरा नहीं था, ठीक है। इसको भी अभी आगे ही हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, किसी भी भारतीय को जाति धर्म या वर्ग के आधार पर कंपनी में नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि इसमें यह भी 1833 एक्ट में रखा गया कि कोई भी जो भारतीय है तो उसको हम लोग किसी भी जाति धर्म या वर्ग के आधार पर नौकरी के लिए हम लोग अयोग्य नहीं मानेंगे। यानी अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो नौकरी कर सकता है, ठीक है। यानी किसी भी पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता और कार्य क्षमता के आधार पर होगा। यानी अगर व्यक्ति के अंदर शैक्षिक योग्यता है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर कार्य क्षमता है, कार्य करने की योग्यता है, तो उसे नौकरी पर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, किसी भी देश के ईसाई मिशनरियों को भारत आने की पूरी छूट होगी, लेकिन वे भारतीयों की धर्म भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। देखिए इसमें क्या हुआ कि 1813 में तो ये हुआ ही था कि जो ईसाई मिशनरी थे, जो यूरोपीय मिशनरी थे, इनको भारत में आने के लिए पूरी तरीके से छूट मिल गई थी, ठीक है। लेकिन 1833 में क्या हुआ, एक चीज और जुड़ा कि छूट तो होगी ही, लेकिन ये लोग अपने शिक्षा और धर्म के प्रसार करने के साथ भारतीयों के धर्म की भावना को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो चीजें कही गई थी, इसमें यह भी बात रखा गया कि आप लोग वहां पर जाकर अपना प्रसार तो करिए शिक्षा और धर्म का, लेकिन वहां पे जो भारतीय हैं, जो वहां के जो साहित्य है, संस्कृति है, जो वहां का धर्म है, उसको किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाएं आप, ठीक है। आगे देखिए, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि दास प्रथा को कब खत्म किया गया था, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा ही खत्म किया गया था। तो ये या तो ऐसे पूछ ले कि कौन से चार्टर एक्ट के अंतर्गत, तो 1833 के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान को भारतीय मामलों का मंत्री, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी हम लोगों ने 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था ना, तो उसमें आप लोगों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री है ना, और मतलब 6 सदस्यीय जो बना था एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो इसमें आपका प्रिवी काउंसिल जो ब्रिटेन, तो ये इसके अंतर्गत क्या था कि जो इसके सदस्य थे, तो इसमें यही कहा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान होंगे, जो हेड होंगे, वो क्या होंगे, भारतीय मामलों का मंत्री होगा। यानी कि जो भी चीजें, जो भी बात आएगी, तो वो जो वहां का प्रधान होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान होगा, वही इन सारी चीजों को देखेगा और उसको सुलझाएगा या उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रधान थे, उनके हाथों में चीजें चली गई। चलिए 1833 में हम लोगों ने इन सारी चीजों को पढ़ा, और आई होप आप लोगों को 1813 और 1833 का आज्ञा पत्र समझ में आया होगा। और जो ना समझ में आया हो तो आप हमसे जरूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, या ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं, जो आप लोग का ग्रुप बना है। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।